नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और देश के भविष्य को सशक्त बनाने का दारोमदार काफी हद तक उन पर होता है। ऐसे में विभिन्न तरीकों से बच्चों की सहायता करने के साथ साथ उनके लक्ष्य को पाने के लिए कई निवेश की योजनाएं मौजूद हैं, जिनमें निवेश कर आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका उपयोग आपके बच्चों के शानदार निवेश संभावनाओं के रूप में हो सकता है। कैसे जाने कौन सी योजना है उत्तम? रिस्क टॉलरेंस या रिस्क एपिटाइट क्या है? टैक्स की लायबिलिटीज के आधार पर योजनाओं का चयन कैसे किया जाए? इस तरह के कई सवाल आपके मन में आते होंगे। तो आज के मनी मंत्र में हम आपकी इस परेशानी का हल निकालेंगे, क्योंकि मनी मंत्र के इस अंक में आज मंथन होगा बच्चों के लिए बचत योजना से जुड़ी तमाम जो स्कीम्स हैं उन पर। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए जो अगले आधे घंटे में आप इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आधे घंटे में लगातार ये नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले और विशिष्ट मेहमान से आपका तारुफ कराने से पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि आखिरकार हम समझते हैं कि बच्चों के लिए निवेश की योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। कुछ एक हम आपके लिए छांट कर लाए हैं, जैसे कि सामान्य भविष्य निधि योजना की अगर बात की जाए, बेहतर ब्याज दरों के साथ एक अच्छा सुरक्षित निवेश का विकल्प है। हर साल न्यूनतम 500 से रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए बचाकर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। 12 से 15% के बीच वार्षिक रिटर्न ये देते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनसीसी 5 साल की लॉक इन अवधि इनकी होती है और निश्चित ब्याज दर के साथ निश्चित आय वाला ये एक बेहतरीन निवेश का विकल्प है। चौथे विकल्प की हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। हालांकि ये बच्चियों के लिए है। इस योजना के तहत 10 साल तक की जो बच्चियां हैं उनका खाता खुल सकता है। हर साल आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलता है। एक और है नेशनल सेविंग स्कीम्स। ये पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना है जिसमें निवेश कर आप जमा राशि पर 7.7% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एक योजनाएं हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन अब इस आधे घंटे के शो में हम ब्रॉडली तमाम और योजनाओं के साथ साथ चर्चा करने वाले हैं कि कब और कैसे हम बच्चों के भविष्य पर निवेश को लेकर सीरियसली सोचना शुरू करें। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आधे घंटे के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार साहब, CEO वैल्यू सर्च के हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल ये, क्योंकि मनी मंत्र में हम पर्सनल फाइनेंस पर लगातार चर्चा करते हैं, बच्चों के भविष्य की प्लानिंग, हालांकि योजनाओं के बारे में तो मैं आपसे जानूंगी, आखिरकार अभिभावकों को किस समय से शुरू कर देनी चाहिए? जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी इसलिए कि ये जो कंपाउंडिंग का जादू है वो 1 साल 2 साल 4 साल भी विलम्ब होने से आपको भविष्य में जब आपके पास समय नहीं होगा तब बड़ा अफसोस होगा कि काश ये थोड़ा पहले किया गया होता। और ये जो कंपाउंडिंग का जो जादू है, इसको ट्रिगर होने में थोड़ा समय लगता है। शुरू में आप अगर 1000 रुपया भी महीना बचाना शुरू कीजिएगा तो साल में 12,000 बचेगा। वो अगर 10-12% से भी बढ़ेगा तो लगेगा कि ये कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन ये करते करते 4-5 साल में आपको अचानक लगेगा कि जो आप पैसा बचा रहे हैं उससे ज्यादा आपको इस पे सालाना रिटर्न मिल रहा है, और इसका एहसास होने में थोड़ा समय लगता है। ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है कि बहुत दिन तक आप उसको देखते रहेंगे और वो बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन अचानक आपको लगेगा कि अब ये छायादार पेड़ हो गया और फल भी दे रहा है। उसी तरह निवेश काम करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है, और खासकर जिस तरह से अर्बनाइज हो रहा है, हम अब जॉइंट फैमिली में नहीं है, तो 3-4 चीज लोगों को देखना चाहिए। एक तो कि आप अब जब भी आपके बच्चे और उनको सुरक्षित करने के लिए अपना इंश्योरेंस कराइए। ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, क्योंकि आप बचत करेंगे भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए या किसी और जरूरत के लिए, लेकिन उससे पहले जरूरत है कि अगर आप कल नहीं होंगे तो इसका इंतजाम क्या होगा। तो जैसे जैसे आपके ऊपर वित्तीय निर्भरता बढ़ती जाती है, अगर आपने घर लोन पे लिया हुआ है, अगर और आपके बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई और भविष्य पूरा आपको सुरक्षित करना है, तो इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद आप फिर निवेश और बचत बच्चों के नाम से कीजिए, और इसके ढेर सारे विकल्प हैं, आपने ढेर सारे गिनवाए अभी विकल्प। अधिकतर फिक्स्ड इनकम है, और यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा कि फिक्स्ड इनकम
अच्छा है, सुरक्षित है, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन क्यों इस लंबे समय की अवधि के लिए इक्विटी बहुत ज़रूरी है। हम्म। धीरेन्द्र जी, धीरे धीरे करके इन योजनाओं पर आते हैं। जब हम बात करते हैं साफ तौर पर जो नेशनल सेविंग स्कीम्स की हमने पहले भी किया, और साथ ही साथ जिन योजनाओं का हमने जिक्र अपने ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया, इसमें अगर सबसे पहली योजना जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगी वो सामान्य भविष्य निधि योजना है। किस लिहाज से इसमें पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए सेविंग करना शुरू कर सकते हैं, और ये कितना ज़्यादा फायदेमंद निवेश का विकल्प है जब हम अन्य योजनाओं से इसकी तुलना करते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट आप बच्चों के नाम से अगर खोलते हैं और उसमें आप पैसा पैसा लगाते हैं तो इसके दो फायदे हैं। एक तो इससे ज़्यादा सुरक्षित इस भारत में कोई और बचत योजना नहीं है। फिक्स्ड इनकम में गारंटीड रिटर्न सेगमेंट में इससे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। तीसरा इसका जो खास फायदा है कि इस पे मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। भविष्य में आपकी आमदनी अगर बढ़ भी जाएगी और आप टैक्स ब्रैकेट में भी आते हैं तो इससे मिलने वाला ब्याज जो है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। तो ये तीन खास फायदा है। इसके अलावा एक और फायदा है जो कि बहुत लोगों के लिए वो मायने नहीं रखता होगा, कि अगर आप किसी भी तरह के कानूनी दाव पेच में आ जाते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को आपके कोई कोर्ट भी नहीं जोड़ सकती है। ये पूरी तरह से खैर ये आम लोगों के लिए, ये बहुत अधिकतर लोगों के लिए खास नहीं है, लेकिन ये काफी ये सेफ, अल्ट्रा सेफ, रीजनेबल यील्डिंग और टैक्स फ्री रिटर्न देने वाला इकलौता ऐसा स्कीम है। और अगर नेशनल सेविंग स्कीम्स का जिक्र करें जिसमें 5 साल की लॉक इन अवधि है और एक निश्चित आय वाला निवेश का विकल्प है, ये कितना बेहतरीन स्कीम है जब हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एजुकेशन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन के लिए अगर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन की बात हम यहाँ भारत में भी करें तो उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ना पेरेंट्स के लिए अभी से उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज के दिन जो पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी कि जो हायर एजुकेशन का जो खर्चा था वो उसका आप आकलन कर पाते थे। आज के दिन ये आकलन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई 5-7 लाख रुपए में भी हो सकती है और 20 लाख रुपए में भी हो सकती है और 1 करोड़ में भी हो सकती है। तो ये इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है और बहुत सारे विकल्प आपके लिए होंगे ही नहीं अगर आपके पास साधन नहीं है। तो ये सक्षम होने के लिए जरूरी है कि आप इसकी तैयारी करें। संभव नहीं है कि आप हर तरह की जरूरत की पूरी तैयारी कर पाए, लेकिन अगर साधन रहेगा तो बहुत सारे विकल्प आपके लिए खुले रहेंगे जो कि आप जिसको कि आप एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे। और उसी को इनेबल करने के लिए ये हर एक पेरेंट का ये इच्छा होती है। हमारे यहाँ जिस तरह से एजुकेशन को एक काफी ये एक फोकल पॉइंट मुझे तो वो पुराना वक्त याद है कि हमने फिल्मों में भी देखा है, अगर हम थोड़े पुराने दौर में जाएं, कि जो माता पिता का पीपीएफ या उनका जो माँ के जो गहने हैं या फिर इस तरह का जो फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड है उसी का इस्तेमाल कर बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से विभिन्न स्कीम्स चलाई हैं, क्योंकि अब अगर हम नौकरियों की बात करते हैं तो वो भी बेहतरीन विकल्प मार्केट में मौजूद हैं, उस लिहाज से अब निवेश के विकल्पों में भी असीम संभावनाएं हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत ढेर सारे उदाहरण हमें मिलते हैं रियल लाइफ में कि लोगों ने अपने जमीन और गहने बेचे बच्चों के पढ़ाई के लिए, और ये हमारे यहाँ काफी आम बात है। ये बच्चों के पढ़ाई के लिए या उनके लिए इस तरह का सैक्रिफाइस बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, क्रेडिबल माना जाता है। और लेकिन ये जितने ढेर सारे विकल्प हैं इसको लोगों को जरा सिंप्लीफाई करना चाहिए। रेगुलरिटी और समय बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप इसको कई तरीके से अपने हैबिट में बना सकते हैं, बदल सकते हैं। एक तो कि अगर आपके पास पैसा नहीं बचता है, जो कि आमतौर पे जब परिवार सेटअप हो रहा होता है तो शुरू में आमदनी कम होती है और खर्चे ढेर सारे होते हैं, तो कम से कम हर साल बच्चे के शुरुआती 4-5-6 साल जो बर्थडे है, जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी में आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लीजिए, कुछ भी कीजिए। और मेरी सलाह होगी कि इतने लंबे समय के लिए
आपको इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया भी अगर आप एक इक्विटी का SIP कर पाते हैं, तो ये जो 7.5% का जो से कंपाउंडिंग होगा, इसके बजाय अगर ये 12% से भी कंपाउंडिंग होगा, तो ये जो अंतर होगा, ये 15-18 साल में जब बच्चा कॉलेज जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाएगी और उसके सक्षम रहने के लिए। और लोगों की जो धारणा है कि इक्विटी बहुत ही रिस्की है। जी हाँ, इक्विटी बहुत ही रिस्की है अगर आप कम समय के लिए लगाएं, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं और निश्चिंतता से लगा रहे हैं कि आपको 10-12 साल, 15 साल के बाद ये पैसा चाहिए, तो इससे बेहतरीन कोई निवेश का विकल्प नहीं है। तो मेरी सलाह होगी कि लेकिन लोग ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी से निवेश करते हैं, इसलिए उन्हें सुकन्या आपने बहुत समृद्धि अहम बात की है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो ये एक फंडा है, ये निवेशकों के लिए, चाहे वो अभिभावक हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, खासतौर पर अगर हम छोटी बच्चियों की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन मनी मंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अगर आपका भी कोई सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जो कि निवेश योजनाओं पर है, आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। आज का चर्चा का विषय बहुत ही खास है, क्योंकि ये जुड़ा है बच्चों से, क्योंकि बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कैसे हम बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धीरेन्द्र जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना की भी, सरकार द्वारा चलाई गई योजना, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है। उस लिहाज से आप इस योजना को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है, अगर हम मार्केट में तमाम अन्य योजनाओं की बात करें, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है आने वाले समय के लिए। जी हाँ, ये नई योजना है, बच्चियों के लिए ये खासकर बनाई गई है। और ये छोटी बचत योजनाओं में भी जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है वो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसलिए इसमें जरूर लगाना चाहिए। ये खाता जरूर खोलिए और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप इक्विटी फंड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए, सुरक्षा के लिए, और खासकर ये जो म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट बाजार से जुड़ा हुआ निवेश है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्कीम है जो कि आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। इसकी जो उपलब्धता है और इसमें जो भरोसा है और इसमें जो निश्चिंतता है, इस वजह से लोगों को इसमें पैसा लगाना चाहिए। किसी भी बेटी के लिए अगर आप कमाते हैं, बचाते हैं, और बेटी के लिए अगर आप बचत करना चाहते हैं, तो लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हर साल उसके जन्मदिन पे जो भी पैसा इकट्ठा हो उसमें डाल दिया जाए। और अगर सुकन्या समृद्धि योजना में अगर ये नियम से भी पैसा चल रहा है और बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आप इक्विटी में करते हैं, तो ये एक अच्छा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक तरफ आपके पास कुछ पैसा होगा जो कि पूरी तरह सुरक्षित होगा, दूसरा जो कि उतार चढ़ाव के साथ लेकिन ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। साथ ही योजनाओं पर जब हम निवेश की बात करते हैं, इसमें सबसे अहम लॉक इन पीरियड और कितना रिटर्न मिलता है, ये चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी है। इसे लेकर किस तरह से अभिभावक अपने रिस्क एपेटाइट को मैनेज करते हुए और साथ ही साथ जो टैक्स की लायबिलिटीज़ हैं उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं? बच्चों के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो टैक्स प्लानिंग बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों की ज़रूरत के लिए एक तो आप म्यूचुअल फंड में या सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस का PPF अगर ये अकाउंट आप खोलते हैं और बच्चे के नाम से आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये आपके टैक्स पे किए हुए आमदनी में से ये पैसा जा रहा है, क्योंकि बच्चे की आमदनी नहीं है। लेकिन जैसे बच्चा एडल्ट होता है, जब वो मेजर होता है, 18 साल का होता है, तो ये पूंजी उसकी हो जाती है। और ये सामान्य तौर पे आपके गार्जियनशिप में अगर बच्चे का आप बैंक खाता खोलते हैं और एक माइनर का बैंक खाता खोलते हैं, वहां से ये पैसा निवेश होता है बच्चे के नाम पे। बच्चा जब 18 साल का होता है तो ये पैसा उसका हो जाता है, और ये बिना किसी ये ट्रांजिशन जो है, इस वजह से वो पैसा जब बच्चा निकालता है, तो बच्चे की कोई आमदनी शुरुआत में किसी जरूरत के लिए अगर वो पैसा निकाल रहा है, पढ़ाई के लिए निकाल रहा है, तो उसकी आमदनी नहीं है और उसका टैक्स ब्रैकेट बिल्कुल निचले स्तर पे है। तो ये टैक्स के नजरिए से भी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आपका अगर टैक्स लगता ही नहीं है और उस समय आप धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, खर्चे के लिए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये टैक्स के नजरिए से अगर इससे निवेश किया, चलिए हमारे साथ पहले कॉलर भी जुड़े हुए हैं, अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, पूछिए सवाल, लखनऊ से आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरी बेटी 12th में है, तो मैं कौन सा ऐसा लूं कि जो उसके लिए सुटेबल हो।
आपकी बिटिया 12th में है। जी जी, क्या निवेश का विकल्प हो सकता है? हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ही दुरुस्त है तो जी हाँ। अभी तो क्या नहीं, विकल्प समय हो सकते हैं? बहुत है, निर्भर करता है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि कोई ऐसा कंजर्वेटिव फंड, बहुत सारे ऐसे फंड है जिसमें कि 10-15%, 20% इक्विटी में पैसा लगा होता है। और दूसरा चीज कि समय इनके पास कम है, लेकिन फिर भी अगर आपकी बेटी अगर पढ़ाई करने जाती है और वो 3 से 5 साल का की पढ़ाई है, तो सारे पैसे की जरूरत आज नहीं पड़ेगी। केवल उतना पैसा जो कि आपको पहले साल के फी के लिए चाहिए, वो आप डेट में रखिए अपनी, या बैंक में रखिए, या किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए। जो पैसा आपको 2-3 साल के बाद चाहिए होगा, उसके लिए एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। वहां पे लगाया हुआ पैसा आपको डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न दे पाएगा। और आप जब पैसा जब जब आपको आपकी जरूरत होगी, तब तक आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं होता। बिल्कुल। और ये सवाल जो अभी अश्विनी जी ने पूछा, मेरा सवाल भी यही है कि कई बार किन्हीं वजहों से अगर आपका निवेश का जो साइकिल है उसका पहिया देर में चलता है, बच्चों के लिए कोई भी वजह हो सकती है, तब आपके पास क्या अन्य सोर्सेज बचते हैं जहां पर आप, क्योंकि समय तो अपने उसी गति से भाग रहा है, तो कैसे आप निवेश कर ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? और ख़ास तौर पे अब तो प्राइवेट बैंक्स भी बहुत अलग अलग स्कीम्स लेकर आते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो और सोल्यूशन मिल पाए। नहीं, यहाँ पे कम समय में ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना, इस टेम्पटेशन से लोगों को रेजिस्ट करना चाहिए। यहीं पे आमतौर पे गलती होती है। अगर आप कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहेंगे, तो कोई ना कोई आप ऐसा रिस्क ले रहे होंगे, या कोई आपको झूठ बोल करके कुछ प्रॉमिस कर रहा होगा जो कि सच नहीं होगा। तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का, वो है इक्विटी। और इक्विटी के लिए समय चाहिए। कम समय के लिए अगर आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद आपकी पूंजी भी, क्योंकि कम इक्विटी के लिए समय चाहिए। दूसरा, अगर आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहिए, तो ये आप जरूर डिपॉजिट की शॉपिंग कर सकते हैं कि कहीं पे आपको 1% ज्यादा मिल रहा होगा, आधा % ज्यादा मिल रहा होगा। थोड़ा कैलिब्रेटेड रिस्क लेने का, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपको पैसे, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर अभी भी 6-7 साल का अगर समय है, तो किसी कंजर्वेटिव डेट फंड में लगाना, या किसी बैलेंस फंड में पैसा लगाना, जिसमें कि सारा पैसा आपका इक्विटी में नहीं लगा रहेगा, या कम पैसा, जो अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए को आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए, या किसी बैंक में डिपॉजिट कीजिए। 1-2 लाख रुपए ही लगाइए, जिसको कि वो जो पैसा है, ये जो 20%, 40% पैसा आपका, जिसके पास थोड़ा समय होगा, उसकी जरूरत आपको शुरुआत में नहीं पड़ेगी, उसके साथ आप इंतजार कर पाएंगे। तो यही नजरिया आपको आमतौर पे रखना चाहिए कि आपके पैसे पे जिससे आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है, उसके लिए आपके पास समय होना अनिवार्य है। जी, एक चीज मैंने बहुत अभिभावकों में देखी है कि चलिए वापस चलेंगे कि शोभना हमारे साथ जुड़ गई है राजकोट से। शोभना जी, पूछिए सवाल। मेरा बच्चा अभी 15 साल का है, तो क्या मैं उसका डीमैट अकाउंट ओपन करके निवेश कर सकती हूँ? सर, 15 साल का बेटा है, डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश जानना चाह रही हैं। जब तक वो 18 साल का नहीं होता, ये खाता उसके नाम पे होगा, लेकिन वो माइनर है और आप इसको ऑपरेट करेंगे, और उसी तरह से एक बैंक अकाउंट भी ऑपरेट होगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट का जुड़ा होना जरूरी है। बैंक अकाउंट से ही पैसा जाएगा कोई सिक्योरिटी खरीदने के लिए। लेकिन इसके पहले मुझे लगता है कि बच्चे के लिए निवेश करने का आपका 2 उद्देश्य होना चाहिए, कि एक तो आप बच्चे को के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रही हैं, और जो बाजार से जुड़ा हुआ निवेश है, शुरुआती निवेशक किसी के लिए, इसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से 5000 रुपए, मतलब नियमित रूप से आप पैसा लगा सकती हैं, और इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे फंड का चुनाव कीजिए, नियमित रूप से उसमें पैसा लगाइए, बच्चे के नाम से लगाइए, बच्चे का बैंक का खाता होना चाहिए। वो जब मेजर होगा, जब वो 18 साल का होगा, तो ये निवेश उसके नाम, उसी के नाम पे है, और वो ऑपरेट करने में पाने में सक्षम होगा। उस समय केवल उसका एक पैन कार्ड बनवाना होगा, और वो पूरी तरह तैयार होगा इस निवेश को हासिल करने के लिए। जी, धीरेन्द्र जी, कई बार हमने ऐसे भी अभिभावक देखे हैं जिनको अगर निवेश की योजनाओं के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो सबसे अहम और बहुत ही सावधानी वाला तरीका वो ये समझते हैं कि जो अपना
अर्निंग अमाउंट है उसमें से एक फिक्स्ड रकम जो है वो बच्चों के नाम सिर्फ बैंक में जमा कर दें। इस तरह के विकल्प वाले बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं, हमने भी इसी तरह से पहले शुरुआत की थी। ये कंजर्वेटिव तरीका है, क्या लगता है कि अभी और जागरूक करने की ज़रूरत है? क्योंकि अब तो मार्केट में जिस तरह से हम तमाम योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, अन्य स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। जी हाँ, निश्चिंतता से जनरेट करने के लिए, रिटर्न जनरेट करने के लिए सुरक्षित तरीके से बैंक में डिपॉजिट करना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना, ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए और आप बाजार से परिचित हो चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा कि 7% के बजाय अगर 12% के दर से अगर आपका पैसा बढ़े तो आपके पास कितना बड़ा अंतर होगा, कितनी बड़ी पूंजी में अंतर होगा अगर आपका पैसा दुगने रफ्तार से बढ़ रहा हो। और लंबे समय, और चूंकि इसमें रिस्क है कम समय में, इसलिए इसके समय होना अनिवार्य है। तो मेरी सलाह होगी कि बच्चों के होने के पहले, बच्चों के लिए निवेश होने के पहले, किसी भी व्यक्ति को जब वो कारोबार काम शुरू करे, जब आमदनी हो, बचत हो, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये चीजें काम कैसी करती है। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डर उन चीजों से लगता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये काम कैसे करता है। और जब आप बाजार में जाते हैं तो लोग आपको इस तरह से लुभाते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, और जहाँ पे आमतौर पे आपको लालच दिखाया जाता है, बहुत कुछ बताए। आप ज्यादा चीज समझने के बजाय खाली बारीकी से समझिए कि आप जब भी आप निवेश करते हैं तो या तो आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या आप किसी के पार्टनर बन रहे हैं, आप कोई कारोबार के भागीदार बन रहे हैं। और ये अंतर, अगर आप चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, चाहे एनपीएस में पैसा लगा रहे हो, या आप भारत सरकार को आप पैसा दे रहे हैं जब आप सुकन्या समृद्धि योजना खरीद रहे हैं, में पैसा लगा रहे हैं, या सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, या पीपीएफ दे रहे हैं, ये आप उधार दे रहे हैं जिसपे आपको एक निश्चित रकम मिल रही है। वहां पे आप ओनरशिप का रिस्क ले रहे हैं, जहां पे रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को कम करने के लिए आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन आपको लंबे समय में ही रिटर्न देता है, कम समय में ही आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है अगर आप कम समय में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद से आते हैं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, आप इस शो पर आए और ख़ास तौर पर बच्चों से जुड़ी तमाम योजनाओं पर चर्चा की, अपने विचार इस मंच से साझा किए। तो हमारी कोशिश हमेशा मनी मंत्र में ये होती है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम मुद्दों को हम कवर कर पाएँ आपके लिए। तो आज के मनी मंत्र में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है?